तो नुमान साहब, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम सेल्स भी बढ़ते देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद भी इस वक्त बढ़ रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमें कब नज़र आएगा? अगले 6 माह में क्या हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जानिब से इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी होते देखेंगे जिस तरह से सारी परसेंटेजेस बढ़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी उमूमी तौर पर एक 3 महीने के 3 साल का साइकिल में चलती है कि साल 2 साल आपके एक आध साल स्टेबलाइजेशन का होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू होते हैं, तो तीसरे से चौथे साल में उमूमी तौर पर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट सारा मोमेंटम जो है ना ये टूट जाता है। इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए ये जिस आपने जो नंबर्स बताए, जो आदाद शुमार बताए, इस मोमेंटम को कम से कम 5 3 4 साल लगातार बेसिस पे कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो होता ये है कि फिर 5वें साल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। एक तो वो जो आपकी स्टॉक मार्केट के थ्रू आती है, जो आती भी फॉरेन है, चली भी फॉरेन जाती है। और दूसरी वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसे उमूमी तौर पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म देरपा होती है। उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो भी पैसा बाहर से ला के लगाता है, वो कम से कम मुल्क के ऊपर 10 साल का रिस्क ले रहा होता है। उस 10 साल का रिस्क लेने के लिए उसके पास ज़रूरी है कि उसके पास 10 साल का बिजनेस, कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, कंट्री के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, उसकी करेंसी स्टेबिलिटी के ऊपर। तब जाके वो एक 10 साल का रिस्क लेता है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। अब आप, ये रिस्क जो है पिछले 10 साल के हालात को तो देख के नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स को ये श्योर कराएं कि किसी तरीके से आने वाले 10 साल इससे मुख्तलिफ होंगे जो पिछले हमारे 10 20 साल गुजरे हैं, तो यकीनन इससे बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन जो आदाद शुमार आए हैं यकीनन खुशाइंद हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम भी 2 ढाई साल तक इस मोमेंटम को जारी रखना होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे से तीसरे साल के अंदर जो है इसका नताइज जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यानी इसका मतलब जो अभी ये फिस्कल ईयर के जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे शॉर्टफॉल्स हमें टैक्स के नज़र आ रहे हैं। कुछ दूसरे इश्यूज़ भी इस वक्त हमारी इकॉनमी को लेकर मौजूद हैं। तो ये आने वाले 6 महीने या साल इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकते। एक आध और इस तरह का सर्वे होगा, फिर लोगों से पूछा जाएगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी कंट्रोल में रहना चाहिए, उसके बाद ही इसके खातिर खौफ फवाइद हम उठा सकेंगे। एक हौसला अफजा तो इस वक्त चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली फौरी तौर पर कुछ होता नज़र नहीं आएगा। देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, आपकी इकोनॉमी को शदीद ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर टैक्स बेस, जब अगला फिस्कल ईयर ख़त्म होगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी टैक्स बेस में कितना इजाफा हुआ है, कितने नए लोग टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आए। इसी तरह जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्सेशन का कॉम्परेटिव होना ज़रूरी है। इस वक्त 40 से 50% टैक्स चल रहा है आपका, तो 40 से 50% के ऊपर आप मुझे बताएं ना कौन बंदा इंडस्ट्री लगाएगा। और उसके बाद जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो करप्शन है हमारे सिस्टम की, वो ऑन टॉप ऑफ इट है, वो इसके अलावा है। इसी तरह आपका ठीक है, पॉलिसी रेट 15% है इस वक्त, बोरिंग रेट्स कम हो गए हैं, गालिबन 12 13% के आसपास भी बैंक जो है लैंड कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उसके लिए पॉलिसी रेट का भी सिंगल डिजिट में आना ज़रूरी है, ताकि आपका जो बोरिंग रेट है वो 9 से 10% के आसपास हो। उसके बाद जो है, अगर अगले हम 1 1.5 साल के अंदर भी ये दो चीज़ें अचीव कर लेते हैं कि एक तो हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाकर थोड़ा टैक्सेशन रेट्स को हम कम करें, और दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट रेट की जो बोरिंग कॉस्ट है उसको हम थोड़ा सा कम कर लें, तो इन दैट केस फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टर का और लोकल इन्वेस्टर का ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो जो है इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। अभी तो देखिए ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो हाई इंटरेस्ट रेट की, जब इंटरेस्ट रेट 22 23% पर पहुंच गए थे, उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मुश्किलात का शिकार हो गई थी। तो जो इंडस्ट्री अब थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, थोड़ा कैश फ्लो क्रिएट होगा, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये ब्रीदिंग स्पेस जब साल या 2 साल तक चलेगा तो फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट आम ट्रांसलेट होंगे इस सूरत में कि नई इंडस्ट्री भी लगेगी, थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट होगी। खुशाइन बात यह है कि चूंकि हमारी रेमिटेंसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो रेमिटेंसेस का फ़ायदा ये होता है कि रेमिटेंसेस तकरीबन जो महीने की $3 बिलियन, या तकरीबन आप समझ लें कि 800 से 1000 अरब रुपया जो इकॉनमी के अंदर मुस्तकिल पंप इन हो रहा है, जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, उससे लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि उसके वो पैसा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में उसका फैक्टर इन होना इसलिए बाकी है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हाई हैं, लोग इस वक्त लोग अपने बुनियादी खर्चे निकाल रहे हैं। तो थोड़े से जब आमदन में इजाफा होगा तो फिर लोग मजीद भी खर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि इकॉनमी को जो चीज़ ड्राइव करती है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग है। इस वक्त आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग डेड है,
क्योंकि आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1 1.5 साल 2 साल के अंदर थोड़ा सा अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ बेहतर होती है और जॉब क्रिएशन शुरू होती है, तो थोड़ा सा तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, थोड़ा सा बिजनेस की वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि उससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में बेहतरी आएगी और हमारे इकॉनमी का ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें 10 साल का एक रोड मैप इकॉनमी का होना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो इकॉनमी, जो हमारे वो सेक्टर्स जो हाईली अंडर इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो मशीनरी सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर, इस पर हमने पिछले 50 सालों में कभी भी तवज्जो नहीं दी, उसको हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसके अंदर भी अगर हम जो टेक्सटाइल मशीनरी को, टेक्सटाइल की लूमों को, टेक्सटाइल के केमिकल्स को इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारे कॉटन का आउटपुट का जो हशर हुआ है पिछले चंद सालों में, अगर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी ना रही कि हमारा कॉटन आउटपुट को हम कैसे मजीद बढ़ाएंगे कि हमें कॉटन इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमारी किस तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव होगी। और मुझे आप ये बताइए, अगले 5 साल में भी अगर हम टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आता है, तो किस तरीके से हम, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकती है। इस वक्त हम एग्रीकल्चर गुड्स को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की जो आबादी की शरह आबादी की रफ्तार है तकरीबन 2.5 से 3% है। पाकिस्तान को अगर सही मानों में इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को कम से कम 5 से 7 या 10 सालों तक 5 से 7% की कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में जाना होगा, जिसके लिए जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपके लो टैक्सेशन रेट्स हैं, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो IMF ने मना कर दिया, लेकिन उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे, तब तक जो है हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।